क्योंकि लोगों का EQ भी बढ़े। हाँ, दे एथिकल थिंकिंग एंड वी ऑल्सो फोकस ऑन, अगर आप केस स्टडीज आंसर करोगे जो पिछले साल आए भी हैं, आप देखो तो दे आर ऑफन, दे पुट यू इन अ डायलेमा कि अगर आप फंसे हुए हो, 1993 में एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी सेटअप होती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, आई थिंक सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ये 2 पॉइंट तो क्लियर है ना कि ये क्या है, मतलब व्हाट द टर्म मीन्स। इन टर्म्स के हिसाब से हर एक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। तो जब भी किसी सेक्शन के एम्पावरमेंट या की बात आप करो तो एक बात, 2 तरह की स्कीम होती है, यूनिवर्सल और एक होती है टारगेटेड। तो यूनिवर्सल स्कीम्स का एग्जांपल कोई मुझे देगा? हाँ, आयुष्मान भारत, हाँ, मनरेगा, ये सारी आपकी यूनिवर्सल है। टारगेटेड जैसे हमने देखिए, अभी आपने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्पेसिफिकली SC/ST को टारगेट करते हुए या OBC के लिए आपने इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल एग्जैक्टली, उस्ताद वगैरह ढेर सारी स्कीम्स है जो आपने लॉन्च करी है फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। इंडिया में जो स्कीम्स होती हैं, जो भी पॉलिसीज होती हैं, दे आर आउटकम ओरिएंटेड। आर दे आउटकम ओरिएंटेड? इंडिया में जो पॉलिसीज या स्कीम्स रन हो रही हैं, क्या वो आउटकम ओरिएंटेड होती हैं? ये पता है पहले कि आउटकम ओरिएंटेड क्या होता है? कोई दिख रहा है कहीं? मतलब आपको लगता है कि इंडिया में पॉलिसी मेकिंग आउटकम ओरिएंटेड है? सो हाउ कैन वी हैव अ पॉलिसी विच कैन बी आउटकम ओरिएंटेड? कैसे होता है किसी पॉलिसी को आउटकम ओरिएंटेड कब बनाते हो? गोल तो यही होता है ना उसका, आउटकम। ठीक है, ठीक। आप बोल लो। आउटकम तो जब कोई पॉलिसी डिसाइड की जाती है, यही सोचकर की जाती है ना किस पर्पस से की जा रही है, वो तो रीच करे या ना करे, वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, पर आउटकम मैं नहीं देखूंगा। फॉर एग्जांपल, आउटकम ओरिएंटेड प्रिपरेशन की बात करते हैं। आप लोग यहाँ UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप में से सारे के सारे लोग आउटकम ओरिएंटेड हो, है ना, कि रैंक चाहिए, पर मुझे जरा ये बताओ, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके प्रति आउटकम ओरिएंटेड हो कि नहीं? नहीं, आप लोग अभी सिर्फ इतना ओरिएंटेड हो कि टॉपिक खत्म हो जाए, हमारी जान छूटे, बाद में पढ़ लेंगे। आउटकम ओरिएंटेशन इज, जब एक क्लास खत्म हो रही है, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर विद दैट टॉपिक, आर यू एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस और नॉट, और जो डाउट्स आपके हैं, जो इश्यूज हैं, वो सॉल्व है या नहीं, जो ग्रीवांसेस हैं वो रिड्रेस हुए या नहीं। सिमिलरली इन इंडिया जो पॉलिसीज हैं वो तभी आउटकम ओरिएंटेड होंगी व्हेन यू हैव समथिंग टू शो। आपको कैसे पता लगा कि आपकी प्रिपरेशन आउटकम ओरिएंटेड हुई है? जब यू कैन सी द रिजल्ट कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। सिमिलरली अ पॉलिसी विच इज टारगेटेड टुवर्ड्स लेट्स से OBC, सो इट शुड शो इंक्रीज इन देयर पार्टिसिपेशन और देयर एम्पावरमेंट, तभी आप कहोगे ना आउटकम ओरिएंटेड है। इंडिया का बजट इज समटाइम्स दे कंसिडर आउटकम ओरिएंटेड है। क्यों भाई? क्योंकि वहां आपको, आप RBI की पॉलिसी अगर आप देखो, दे हैव स्टेटेड गोल्स कि भाई हमें इतना % इन्फ्लेशन रखना है, नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है। RBI कितने % रखना है अपना रेट? हाँ, +-2% ऊपर नीचे रहता है, 4 के आसपास रखना है। इन्फ्लेशन कंटेनमेंट की जो हम बात करते हैं, सो यू नो कि भाई कहां जा रहा है। आपने OBC के लिए कल्याणकारी योजना लॉन्च कर दी, कल्याण हुआ या नहीं आप मेजर नहीं करोगे, यू स्टार्ट अ पॉलिसी दैट्स इट। सो वी हैव टू शिफ्ट आवर पॉलिसी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स आउटकम्स, और इस आउटकम को इंश्योर करने के लिए हम पॉलिसी लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते, पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो हमारे पास पॉलिटिकल पावर है, जो उनको राइट्स दिए गए हैं, वी कैन सी वेदर दे आर गेटिंग द आउटकम और नॉट। तो उसके लिए हमने बॉडीज बनाई, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो, चाहे नेशनल कमीशन फॉर SC हो या STs हो, ताकि वो देख सके कि भाई जो आपको राइट्स दिए गए हैं वो हो भी रहे हैं पालन या नहीं। तो अभी तक हमने देखा 2 ग्रुप्स हैं, दो पहले कंबाइंड थी, बाद में अलग अलग हुई। इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, जहां आप प्रेजेंस ऑफ हंसोगे जब आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ रहे हो। मेक श्योर यू आर वेरी मच क्लियर कि कौन सी बॉडी स्टैच्यूटरी है, कौन सी नहीं है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। अब जिसे 103 अभी काफी प्रचलित है, हाँ, ये 102 है, जिसके तहत आर्टिकल 338 आया, जिसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ठीक है, सो एटलीस्ट 98 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो आपको याद हो सकते हैं ना। 98, 99, 100, 101 से लेके यहाँ तक अगर आप कर लो तो चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो आपको पता है कोऑपरेटिव्स के लिए आई हैं, उसके बाद फिर आपका ये नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस के लिए आई हैं, तो वो आपको याद रहेगा। कॉलेजियम वाला एक चला गया जो लेके आए थे, हाँ, तो वो आप इस तरह से
रिवीजन अगर आप करो, एक बेसिक पॉइंट पकड़ो, एनसीपीसी में पढ़ रहा हूँ, मुझे दिख गया अच्छा यहाँ है, इसके आसपास की मुझे अमेंडमेंट्स याद है या नहीं, सो यू कैन चेक योरसेल्फ। देन अब ये कमीशन कब बना, क्योंकि जो इंदिरा सानी जजमेंट आई थी उसके बाद दे फेल्ट कि एक बॉडी उन्हें बनानी पड़ेगी जो स्पेसिफिकली फोकस करे, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं क्या उनका सिचुएशन है, क्या वो एंटरटेन करे, एग्जामिन करे, रिकमेंड करे कि भाई कौन सी लिस्ट एक्सक्लूड करनी है, कौन लोगों को लिस्ट में रहना है, किन ग्रुप्स को। सो देन यू हैव दिस कंपोजिशन क्या है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स रहेंगे जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पॉइंट अगेन दिस इज दैट देयर आर क्वेश्चंस अबाउट द कंपोजिशन, देयर आर क्वेश्चंस अबाउट द एफिशिएंसी, और क्या उनके पास उतना स्टाफ है, आर दे ऑन टाइम re-evaluating the list or the groups which deserve to be in the list or those who don't deserve to be in the list। पॉइंट ये है कि आना सबको है, जाना किसी ने नहीं है। एक कास्ट ग्रुप अगर किसी ग्रुप के उसमें एंटर हो गया, चाहे SC ST या फिर ओबीसीज में, तो फिर उनको निकालने का प्रोविजन बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आता है। पॉइंट ये भी है कि आप किसी को कैसे मेजर करोगे, उसके लिए आपके पास सेंसस का डेटा होना चाहिए। आपने कास्ट बेस्ड डेटा जो अभी आपके पास है पब्लिक ही नहीं कर रखा। सो ये किसके हिसाब से किस बेसिस पे अपने आप को इवेलुएट करेंगे जो लिस्ट इनके पास है, इट इज ऑल्सो डॉजी। तो वो इश्यूज रहते हैं विद ईच एंड एवरी बॉडी। तो अब ये एक एजेंसी है, इसका काम बाकी आप देख लो सेम है, कि इन्होंने कहा था कि भाई अपने मेडिकल कॉलेज में जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स थी रिजर्व नहीं करी, या फिर ये सोमोटो कॉग्निजेंस ये भी लेते हैं कई जगह पे, कई जगह कोटा अगर सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है 27% का, उसका मुद्दा आता है। मुद्दे जो लिमिटेशन के हैं दे आर सिमिलर एज वी हैव सीन इन द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस कौन कौन से हैं? पहला, ऑफिशियल्स नहीं है। सेकंड, इन्वेस्टिगेटिव पावर्स आर लिमिटेड। सेकंड, कोऑपरेशन नहीं है। जो बाकी इलाके हैं, बाकी जो बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद देम, सो दे विल नॉट सपोर्ट देम होल हार्टेडली एंड दे नीड देयर ओन स्टाफ, देयर ओन सेक्रेटेरिएट, जो इनके पास नहीं है उस लेवल पे। अब मान लो दिल्ली में हेड ऑफिस है ना, कोई ओबीसी मान लो अरुणाचल प्रदेश में है, उनके साथ दिक्कत है, तो क्या कैसे ऑपरेट करेंगे? इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ लेग वर्क। उसके लिए आपको लोग चाहिए, बिना उसके नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन का इशू है, तो ये सारे इश्यूज हैं। फिर एससी के डायरेक्टिव जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो पूरी तरह फॉलो नहीं होते, बोथ फ्रॉम द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड इन इम्प्लीमेंटेशन। फाइनली पावर नहीं है। पावर इन द सेंस तभी होगी ना जब सैंक्शन हो आपके पास, आप कुछ कर पाओ। समथिंग विच इज नॉन बाइंडिंग इज हैविंग कैबिनेट विदाउट पोर्टफोलियो विदाउट कैबिनेट, सॉरी। तो मतलब आप पास कहने को शक्तियां हैं, पर शक्तियां नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब आती है बात 102 अमेंडमेंट एक्ट की, जिसके तहत किसी को आप SCBC के अंदर प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है किसी क्लास को। तो इसी के अंदर आप 362(26)(c) भी लाते हैं, 342A भी आता है। ये जितनी कहानी है ये जनरली किस हिसाब से आ रही है कि कौन सा ग्रुप आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रूप में आप डिक्लेयर करते हो। मराठा रिजर्वेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, पर मुद्दा यहाँ ये तो स्ट्राइक डाउन हुआ, पर परसों जो जजमेंट आई है 3-4 दिन पहले, ये वाली अपनी EWS वाली, वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। सो ये जो मुद्दे हैं ये तीनों आर अ बिट डिफरेंट देन EWS, क्योंकि EWS का मुद्दा क्या था? यहां इन्होंने इनको किस में ऐड किया था? SCBC में। तो ये इन्होंने कहा था कि हाँ, कि इन्होंने कहा था केवल एक लॉ अमेंडो का तभी लिस्ट में आप एक लिस्ट बनती है, और देन ओनली पार्लियामेंट कैन डिसाइड दिस कि किसको रिजर्वेशन दिया जाए। स्टेट कैन मेक सजेशंस फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इन द लिस्ट। तो ये जो डेफिनेशन है कि भाई कैन एनी स्टेट गवर्नमेंट पुट अ कास्ट इनटू अ लिस्ट, तो इस जजमेंट में इसके खिलाफ प्रोविजंस आए हुए हैं। सो यू नीड दीज थिंग्स कि भाई ये जजमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जजमेंट के पॉइंट्स प्लस जो अभी EWS का केस आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, अभी तक जो 2-3 एडिटोरियल आए दे आर गुड, बट वो थॉरो उसकी रीडिंग नहीं है जो जजमेंट आई है। सो मे बी विद इन 2 or 3 days विल गेट अ गुड एडिटोरियल जो कि सारे प्रोविजंस कवर करेगा। अभी जो है वो डिबेट्स के पॉइंट है, तो कुछ दिनों में और आर्टिकल्स आएंगे, तो वहां अगर कोई आपको आर्टिकल मिलता है जहां आपको वो कंपेयर करे नागराज केस से, इंदिरा सानी केस से, तो यू नीड टू हैव द हायरार्की क्लियर कि मराठा केस हालांकि जो स्टार्कली डिफरेंट है, यहाँ तो बात थी उनको उसमें ऐड किया, एडिशनल आप दे रहे हो एज एजुकेशनल बैकवर्ड ग्रुप, यहाँ तो कहानी अलग है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इट इज स्टार्कली डिफरेंट फ्रॉम दिस केस, बट यू नीड टू हैव द क्लैरिटी कि EWS का मुद्दा क्या है और बाकी आपको OBCs वाला मुद्दा क्या है, विच वी विल डिस्कस इन डिटेल। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, मे बी जो मेरी 4th क्लास होगी जिसमें मैं स्कीम्स डिस्कस करूंगा, आई ट्राई टू डिस्कस जो तमिलनाडु रिजर्वेशन वाला मुद्दा है और EWS का मुद्दा है, क्योंकि वी नीड टू लुक एट केसेस जो इसमें इन्वॉल्व है। आई थिंक आप लोगों को नागराज केस या जो उसकी हायरार्की है, हम विल स्टार्ट फ्रॉम शंकरी प्रसाद
चंपकम दोरायोजन और वहां से लेके अभी जो रिसेंट इस हफ्ते का ईडब्ल्यूएस केस है, जितने रिजर्वेशन वाले केसेस हैं, विल डू दैट, ताकि वहां से आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटिकल एंगल क्या है, पॉलिटिकल एंगल, और हाउ गवर्नमेंट इज एक्टिंग ऑन दिस, सो यू कैन यूज दैट इन योर आंसर्स एज वेल। अब इसके लिए क्या रिकमेंडेशन होंगे कमीशन के लिए? जो अभी तक हमने देखा सेम रिकमेंडेशन है कि भाई आप कंपोजिशन को स्ट्रांग करो, एक्सपर्ट को लेके आओ, फीमेल्स को लेके आओ, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, इंप्लीमेंटेशन बेहतर करो, कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ। एक जो इसमें पॉइंट है कॉम्पोजिशन का, कि अगर आप एससी कम्युनिटी की बात करो, एसटी कम्युनिटी की बात करो, ओबीसी कम्युनिटी की बात करो, उसमें जो वुमेन है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी एंड दे आर ऑल्सो सफरिंग, बट आप उनका रिप्रेजेंटेशन रखते ही नहीं अपने ग्रुप में। मतलब अगर हम कास्ट लीडर्स की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, मोस्टली जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, इट इज लेट्स से असाइड फ्रॉम मायावती में भी विल सी, जो जितनी भी उनकी रही हैं, जो भी लीडर्स रहे, दे आर मेनली मेल। कास्ट ग्रुप्स के लीडर्स मेल रहते हैं, जो कमीशंस बनते हैं दे आर मेल ओरिएंटेड, दे आर लेस फीमेल्स, एंड स्पेसिफिकली जो एक वुमेन है मे बी फ्रॉम एन सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट, उनके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। सो यू नीड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दैट कम्युनिटी टू एंश्योर कि उनके लिए हिसाब से पॉलिसी बन पाए, जो उनके चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व कर पाए। कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन ऑफ लॉयर्स, पुलिसमैन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये मुद्दा, ये जो आप देख रहे हो ना सेंसिटाइजेशन, स्पेसिफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जुडिशियल सेटअप, इन तीनों में जो लोग हैं दे आर, लेट्स से अगर अभी बात करें, दे आर अब की जो सिस्टम है उसमें दे आर बॉट अप इन अर्बन सिटीज, उन्होंने कभी इंटरेक्ट नहीं किया उनके जो चैलेंजेस है वो लेकर, और सो दे डोंट नो कि उनको कैसे उनके साथ बिहेव करना है, क्या वो प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। सो वी नीड टू मेक पीपल सेंसिटिव अबाउट द चैलेंजेस दे फेस। स्पेसिफिकली जो सीआरपीएफ को चैलेंज फेस करना पड़ा था जब वो ट्राइबल रीजन में थे, कि उनको पता ही नहीं कि कस्टम क्या, सिस्टम क्या है, उनको पता ही नहीं है। दे आर मेड टू वर्क इन अ सर्टेन ऑर्डर एंड दे आर पुश्ड इनटू सिविलियन पॉपुलेशन, जहां कुछ लोग हैं जो नक्सलाइट हैं, कुछ हैं जो नहीं है, कुछ चैलेंजेस हैं, तो दे वर नॉट रियली अडेप्टेड टू द चैलेंज दे आर फेसिंग। उनको लोगों से डीलिंग करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। सिमिलरली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर अभी भी आप पुलिस थाने जाओ, जैसे आपकी एफआईआर नहीं ले रहे थे भैया से 4-5 साल पहले, जितने दिन पहले की बात आप कर रहे हो, अगर आप कोरिया जाओ, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज जाओ, अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो, यू विल फील लाइक आप किसी होटल में एंटर कर रहे हो। मतलब इतना अच्छा माहौल होता है वहाँ, आओ आप कंप्लेंट लिखाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गमले वमले लगे हुए हैं। इंडिया में क्या है कि अगर आप थाने जा रहे हो तो आपको 1 किलोमीटर दूर से पता लग जाएगा कि भाई हेलमेट रख लो, अगर आप बाइक से हो, कार से हो तो सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि उतनी दूर बस देखना है। अंदर घुसो तो पहले ही बाहर गाड़ियों का जखीरा लगा होगा जो जब्त की होगी, किसी पे धूल है, घुसने से पहले आपको पूरी वाइब आ जाएगी कि हाँ अब जा रहे हैं कहीं। तो वो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट और एट अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी फ्रॉम पब्लिक। ऐसा क्यों है इंडिया में, और ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों देखा जाता है? इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हर जगह होता है, ऐसा क्यों होता है? यस एग्जैक्टली, जो कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि पुलिस इंडिया में बनाई इसलिए गई थी ताकि इन लोगों को कंट्रोल में रख सके। उनका काम है मैनेज करना, नहीं, उनका काम है कंट्रोल करना कि भाई बदमाशी नहीं। तो वो जो सिस्टम है, इसलिए हमारे में जो मॉनिटर बनाया करता था क्लासों में, तो उसके पास एडिशनल पावर होती थी कि वो बोर्ड पे नाम लिख देगा। तो खौफ और डर के मारे लोग चुपचाप बैठते थे, वरना लोग कोई चुप नहीं बैठेगा। तो ऑर्डर बनाए रखने के लिए हमारे में सिस्टम नहीं, कंसेंसस बिल्ड करने का, कि हम पढ़ रहे हैं इसलिए कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, मॉनिटर खड़ा है इसलिए हम कंसेंसस बिल्ड कर चुप बैठे हुए हैं। सिमिलरली पुलिस वाज टू मेक थिंग्स ऑर्डरली फ्रॉम द टॉप। वो लगभग डंडे मार के सीधा करेगा, नहीं तो आप सीधे नहीं हो सकते, ये कॉन्सेप्ट है। बट पुलिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हु आर देयर टू इंश्योर कि अगर कोई डिविएंसी हो, कोई चोरी करे या कुछ लूट के भाग जाए तो उसको पकड़ सके। तो वो तो जनरल पार्ट है ना। अदरवाइज ही इज फॉर द सपोर्ट ऑफ पीपल, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर इन सोसाइटी। जो एनफोर्समेंट है वो ऑर्डर इज समथिंग विच इज इन गुड वे, राइट। ऑर्डर इंश्योर करने का मतलब होता है जो चीज जैसे चल रही है अच्छे से चले, तो आपके लिए सपोर्टिव होना चाहिए, पर वो नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको सेंसिटाइज नहीं किया जाता। इंडिया में जनरली देखा जाता है, डिसेंसिटाइज किया जाता है कि इमोशंस फील ना हो आपको। Rather, it is considered generally in Indian society that males or the people who are in enforcement, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पर्सनल्स हो, they are made to desensitize। अगर आप किसी फीमेल को भी अगर आप कंसिडर करो कि वो कहीं ट्रेनिंग कर रही है किसी लेट्स से सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में या कहीं भी, they I believe और generally it has been reported that they are made to desensitize कि भाई आप इतना फील मत करो, मतलब इतनी ममता दिखाओगे तो यहाँ काम नहीं है, घर जाओ फिर, ठीक है। ये एक नॉर्मल वर्ड होता है, यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज दे बिलीव कि दैट यू हैव टू एक्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर इमोशंस बट रेदर ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉ एंड रैशनैलिटी। सो इमोशंस हैव नो प्लेस इन दिस। बट
इन एडमिनिस्ट्रेशन विच वी सी इज दैट नाउ वी एथिक्स इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों? क्योंकि लोगों का EQ भी बढ़े, हाँ, दे एथिकल थिंकिंग एंड वी ऑल्सो फोकस ऑन, अगर आप केस स्टडीज आंसर करोगे जो पिछले साल आए भी हैं, आप देखो तो दे आर ऑफन दे पुट यू इन अ डायलेमा कि अगर आप फंसे हुए हो बिटवीन अ सिनेरियो जहां पर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना है या आपको कुछ कंसेंसस बिल्ड करना है, सो जनरली इट इज कंसिडर्ड कि आप कंसेंसस बिल्डिंग अप्रोच के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम है टू सर्व द पीपल, यू आर नॉट अ ब्यूरोक्रेट, यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू आर देयर टू सर्व द सोसाइटी। सो वो जो अप्रोच है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेंसिटाइजेशन फ्रॉम डिसेंसिटाइजेशन। हमने क्या किया, एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड किया जहां लोग सेंसिटाइज हैं ही नहीं, जो ऑफिशियल सेंसिटाइज नहीं है, दे आर मेड टू बिलीव कि दे आर कमिंग फ्रॉम टॉप एंड दे आर हेयर टू कंट्रोल। वो जो लोग हैं जो कंट्रोल में नहीं रह सकते, उनको कंट्रोल करना काम है। सो दैट्स वाई लेट्स से द इश्यूज ऑफ ओबीसीज, SC ST माइनॉरिटीज या जो भी ग्रुप है वुमेन के साथ हम देख लो, तो जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इन दैट डोमेन करनी पड़ेगी ताकि वो रिड्रेस कर पाए जो इनके साथ प्रॉब्लम है उनको लेकर। और ये तभी होगा जब एक रिप्रेजेंटेशन उनके बीच में से होगी, सेकंड जो लोग हैं वो ट्रेंड होंगे टू सॉल्व द इश्यूज विच दे फेस प्राइमरीली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक ऑफिसर को एक ऐसे राज्य में प्लेस करते हो जहां पे लोग मलयालम बोलते हैं, केरला में, और वो ऑफिसर यहां से उठ के गया दिल्ली से, उसे बस हिंदी बोलनी आती है, कैसे ऑपरेट करेगा वो? यू हैव टू बिल्ड सम कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट ऑफ दैट लैंग्वेज कि वो कल्चर कैसे ऑपरेट करते हैं। यू कैन नॉट गो देयर एंड यूज द लैंग्वेज जो आप यहाँ यूज करते हो। सो वो सेंसिटिविटी ग्रो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द होल पार्ट कि उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन लेनी है, उसके लिए बेटर आपको इंप्लीमेंटेशन करनी होगी चीज़ों की। ये चीज़ें जो हैं, इट इज़ अगेन इट गोज फॉर ऑल द ग्रुप्स। मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब या किसी की भी बात करूँ, दीज थिंग्स आर यूनिवर्सल, सब में अप्लाई होंगी। सो सेंसिटाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, पीपल फ्रेंडली अप्रोच, है ना, ये सब चीज़ें फोकस की जानी चाहिए जो इनकी कमी है। और जो भी चीज़ें होती हैं लॉ, लीगल apparatus, that is they are never implemented as they should be, and for that sometimes you also need to include civil society. कई चीज़ों में आप सिविल सोसाइटी को अगर पार्टिसिपेशन में लाते हो, दे बिकेम पार्टिसिपेटरी स्टेक होल्डर इन पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, यू सी बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, रालेगांव सिद्धि का एग्जांपल हम ले सकते हैं। रालेगांव सिद्धि गांव महाराष्ट्र में, जहां अन्ना हजारे के लिए फेमस है वो, तो वहां पर अगर आप देखो जो इरिगेशन की सुविधाएं हैं, जो एग्रीकल्चर आउटकम है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज होता है, बिकॉज पंचायत हैज़ बीन अ वेरी गुड यू कैन से पार्टिसिपेटरी बॉडी इन पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन। रिसेंटली इन बैंगलोर वी हैव सीन, जहां पर म्यूनिसिपैलिटीज लोगों से भी राय ले रही है कि व्हाट दे वांट टू प्रायोरिटाइज इन टर्म्स ऑफ द एक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, कि क्या पहले करना चाहिए। सो दैट इज सम ऑफ द एग्जांपल्स जो फॉलो कर सकते हो आप for in not only in this, in any body या उसके सपोर्ट के आंसर्स में। अब बात आती है वे फॉरवर्ड। कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज आर डीपली एंट्रेंच्ड एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो डीपली एंट्रेंच्ड है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? You have to focus on values, you have to focus on education, and most importantly you have to focus on identity based issues जो हैं, आपको पहले उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फॉरवर्ड कास्ट से हूँ, मान लो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट या अपर कास्ट, और मेरी आइडेंटिटी की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है, तो मुझे उस आइडेंटिटी का कोई यूज भी नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडियन हैं, यहाँ किसी को विवाद है उस चीज से क्यों इंडियन है, सब खुश है इंडियन है, क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी इंडियननेस को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपकी इंडियननेस को लेके आपसे कोई विवाद नहीं कर रहा। अगर आप अमेरिका चले जाओ या आप यूरोप के किसी देश में जाओ, तो जो आप इंडियन हो इसलिए आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो आपकी वहां इंडियननेस जो है वो उभर के सामने आएगी कि भाई मैं इंडियन हूं, ये पॉलिश है, वो जर्मन है। तो यहां पर क्योंकि इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब इंडियन है, बिकॉज एवरीवन यूनिवर्सल है ये, और वहां पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन उस आइडेंटिटी के साथ नहीं हो रहा। तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज के जो मुद्दे हैं वो इसलिए है क्योंकि उस आइडेंटिटी के बेसिस पर आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए सामने वाले के अंदर भी वो कास्ट आइडेंटिटी जाग के आती है सामने। अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा सामने वालों की कि उनकी जो कास्ट आइडेंटिटी उसके हिसाब से उन्हें काम मिलेगा या उस हिसाब से उनसे बात की जाए, सो देन कास्ट विल नॉट मैटर until unless it is a key theme or key point of discourse in your system, तब तक it cannot be solved. So to solve this issue you need to make this entrenchment को अगर आपको कम करना है तभी हो पाएगा जब you make caste not as a point of exploitation, not as a point of discourse, but rather development, education, welfare,
एज योर ऑब्जेक्टिव्स, और वो तभी होगा जब पहले सबको आप समान जगह पे लेके आओ। वो जो फल वाला एग्जांपल था, जब एक बार वो पेड़ सिमिलर आ गया, बराबर आ गया, तब हम आगे काम कर सकते हैं कि भाई और क्या किया जाए, सबके पास दे हैव समथिंग टू ईट, समथिंग टू वर्क ऑन। तो तब तक वहां लेवल पे आप नहीं आते, चीजें सॉल्व नहीं हो सकती, तब तक आप वेलफेयर पे नहीं आ सकते। सो ऑन दीज ग्रुप्स विच आर बिहाइंड, उनके लिए यू हैव टू इंश्योर